नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। हमारे सम्माननीय अभ्यर्थी जो आपसे आज के लिए आपका ये एमसीक्यू का रिकॉर्डेड वीडियो, जैसा कि आपका कमेंट में डिमांड था, उसको लेके आए हैं। इसी तरह समर्थन और प्रोत्साहन बनाए रखिए, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और आपके लिए प्रतिबद्ध रूप से काम करने के लिए हम लोग आगे आते हैं। इसी श्रृंखला में आज फिर से एक बार हम लोग 10 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। एक बार इस सभी प्रश्नों को देखकर मेमोराइज करें और फिर से अपने सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की विचारधाराओं से हमें अपने कमेंट में प्रोत्साहन करने का काम करें। आपके नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम सुझाव के रूप में लेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में हमसे कहा था, उस हिसाब से हमने आपके लिए पॉलिटी का अगला सेगमेंट, जो हाई लेवल और मॉडरेट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, उसको लेके आए हैं, जिससे कि आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न न छूटे। केवल एकमात्र हमारा यह उद्देश्य है और उसी पर हम कार्य कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाबा विश्वनाथ का नाम लेके, और मेरी ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है कि आप अपने उद्देश्य में जरूर प्राप्त करें। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस, सुने होंगे, इस समय बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है ये, ठीक है। इस समय 2 ही 3 चीज़ें तो हाईलाइट है, एक ईडी हो गया, एक सीबीआई हो गया। ये सब किस प्रकार की संस्था है? भारतीय संविधान में इन सब के लिए प्रावधान रखे गए हैं भैया, आप देखेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। भारतीय संविधान में इनके लिए अलग से चीजें हैं। किस प्रकार की संस्था है? स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, अधिनियम से पारित संस्थाएं हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश से की गई है, यह आपको बताना है। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला समिति, कृपलानी समिति, संथानम समिति, ठीक है। ये 4 उत्तर आपके हैं और इसका उत्तर संथानम समिति होगा। ध्यान से इसको देखिएगा, ज़्यादा डिटेल में हम आज इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि छोटा वीडियो बनाना है। आप कमेंट में बताइएगा जो टॉपिक आपको आज के इस पूरे सेगमेंट में से पढ़ना हो, पॉलिटी का जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आपके कमेंट में जो चैप्टर आपने लिखा है कि पढ़ाया जाए, जैसे भारत राजभाषा अधिनियम 1963 आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है, उसके लिए वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। जल्द से जल्द चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए और बेहतरीन रूप से इसको याद करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है भैया, कौन सा गलत है, ठीक है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्त के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, आपको यह बताना है, ठीक है। देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहां पर है? 148, ठीक है। कैग जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैग, ये कहां पर है? तो याद रखिए 148 अनुच्छेद 148 में उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर कैग पढ़ना हो, कैग कमेंट में दीजिएगा। इसी हिसाब से थोड़ा सा स्लाइड्स ऊपर नीचे है, इसलिए मुझे बार बार समस्या हो रही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के पास हाई कोर्ट के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद में शक्ति है? अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A, अनुच्छेद 225। इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 223, ठीक है, अनुच्छेद 223 में राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए नियुक्त कर सकते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सके, ठीक है। आर्टिकल याद करिए 143। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है, मतलब जितने भी ऊपर लिखे हैं सबको परामर्श दे सकता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका उत्तर होगा सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है। परामर्श देने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास है और राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 143 में आप चेक करिएगा, 143 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5,
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है उसका बात आपको बताना है। विधियों और कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का यह अधिकार है। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों को प्रज्ञान या प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनर्विवेचन करने का अधिकार है। न्यायपालिका का समान भिन्न वादों में पूर्व दिए गए स्वयं के निर्णयों का परिवीक्षण करने का मतलब क्या है, इसका समझ लीजिए। इसमें यह कह रहा है कि विधियों और कार्यपालिका का जो आदेश होगा संवैधानिकता उसमें है या नहीं, उसकी समीक्षा करना। विधानमंडल द्वारा जो नियमित विधियां हैं, जो लॉ बनाया गया है, उसमें जो प्रश्न उठ रहे हैं उसमें समीक्षा करने का अधिकार। न्यायपालिका के सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पहले उसको समीक्षा करने का अधिकार। और न्यायपालिका जो पहले अपने वाद में, दूसरे वाद में जो निर्णय दिया है उस निर्णय को फिर से जांच पड़ताल करने का अधिकार। ठीक है, न्यायिक पुनर्वीक्षण का क्या अर्थ है, ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, याद कर लीजिए। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में रह के समय समय पर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार उनके पास होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है, इसलिए यहां पर दिख रहा है आपको। संविधान में किस न्यायालय में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, यहां पे कुछ नहीं है, क से ये गलत हो गया है, की नियुक्ति, ठीक है, की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उपयुक्त सभी में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय छूट गया है, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय छूट गया है, हाई कोर्ट। जिला और सत्र न्यायालय उपयुक्त सभी में कहां पर तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 याद कर लीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो तदर्व न्यायाधीश भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी आज के टॉपिक में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यहां पे भी देखिए गलती है, की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद या साथ। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, परामर्श के बाद या साथ। अब आपको बताना है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सीधे सीधे राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। बस इतनी बात समझनी है, इससे ज्यादा कुछ भी लफड़े में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर ना हो तो कमेंट में बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब यहां भी देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आज पता नहीं क्यों इतना मिसप्रिंट किया गया है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, देखिए सब जगह छूटा हुआ है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, यानी एक में देखिए क्या लिखा हुआ है कि केवल सीजीआई। ठीक, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के, मतलब राष्ट्रपति से बिना सलाह लिए सीजीआई, फिर प्रेसिडेंट और फिर राष्ट्रपति सीजीआई के सलाह से। अब आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का। इसका ऑप्शन होगा सी, एकदम आसान तरीके से समझ लीजिए। 9th क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात यानी रिटायर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्माण वकालत कर सकते हैं। मतलब जो न्यायाधीश हैं वो वकालत कहीं कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कहने का क्या मतलब है, जब रिटायर हो जाते हैं, जो चीफ जस्टिस हो या और भी जज हों, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हैं और वो रिटायर हो जाते हैं तो वो क्या और किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एकदम याद रखिए, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, उनको लाभ के पद पर नहीं जाना है, पेंशन मिलता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा है, आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी केस में बनी, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए भैया कौन सी केस में। गोलकनाथ है, ये नाग नहीं है, गोलकनाथ वाद में। ठीक है, पहली कौन सी बनी थी, केशवानंद भारती
केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। 13 जजों की खंडपीठ इसमें बैठी थी, पहली सबसे बड़ी खंडपीठ आज तक की, ठीक है। तो ये आज के प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। थोड़ा और भी हमें एनर्जी मिलेगा जब आपके कमेंट आएंगे, और धीरे धीरे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम प्रयास में हैं कि आपको राजभाषा अधिनियम 1963 पहले पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर अगले वीडियो में जल्द से जल्द आपके लिए उपयोगी चीज़ें लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शुभकामना, नमस्कार।